स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और फिलहाल भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी कर दिया है एक ऑर्डिनेंस। एंड फिलहाल ये ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए बहुत कुछ बदलाव करने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, बट उस समय लग रहा था कि सरकार विधेयक के माध्यम से काम पूरा करेगी, लेकिन सरकार ने ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश का इस्तेमाल किया है और ये महत्वपूर्ण हो गया है। समझिए फिलहाल क्या है मामला। तो सेंटर नोटिफाइज ऑर्डिनेंस टू ऐड 4 जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए यहाँ पर टाइटल में वो समझ में आ ही रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में 4 और जजेस की संख्या बढ़ा दी गई है और ऐसे में ये काम ऑर्डिनेंस के माध्यम से किया गया। बट एक एक पॉइंट समझेंगे। तो देखिए फिलहाल राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया। तो अभी तक की स्थिति में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की संरचना है उसमें 33+1 यानी कि CJI ये थी हमारी संरचना। टोटल 34 जजेस हुआ करते थे, बट अब यहाँ पर +4 यानी कि 33+4 37+1 यानी कि टोटल 38 जजेस होंगे हमारे अब सुप्रीम कोर्ट में। और यही है फिलहाल महत्वपूर्ण बदलाव। और यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के द्वारा। और राष्ट्रपति ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है संविधान के अनुच्छेद 123 का। देखिए संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। एंड इस दौरान अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो देखिए जब कभी भी संसद का सत्र ना चल रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी कानून बनाना या कोई भी संशोधन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे में सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी करके उस कानून को स्थापित कर सकती है। अब जैसे कि हमारे संसद का बजट सेशन हो चुका है कंप्लीट पिछले महीने और अब मॉनसून सेशन आने में है काफी टाइम। इस दौरान सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या को बदला जाए यानी कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया जाए और इसके लिए कैबिनेट पहले ही सब कुछ अप्रूव कर चुकी है। बट विधेयक लेकर के आएंगे तो काफी समय लगेगा, तो सरकार ने ऑर्डिनेंस का रास्ता चुनकर चीजों को बदलने का फैसला किया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अध्यादेश अपने आप में पूर्ण कानून नहीं होता, क्योंकि अध्यादेश की स्थिति अस्थायी होती है। अब इस दौरान इस अस्थायी कानून यानी कि अध्यादेश को संसद का सेशन शुरू होने पर पास कराना पड़ेगा और संसद के दोनों सदनों से इसका पास होना बहुत जरूरी है। अगर 6 महीने के अंदर इसको पास ना कराया जाए तो फिर ऐसे में ये खुद से भी समाप्त हो जाता है। 6 महीने का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत के संविधान के नियम अनुसार साल में जब कभी भी संसद के 2 सेशन होते हैं तो ऐसे में 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब जब 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए तो मतलब आप 6 महीने के बाद बैठेंगे ही बैठेंगे, तो ये नियम फिक्स है। तो इसलिए अध्यादेश के लिए भी 6 महीने की स्थिति रखी गई है कि भाई आप इतने गैप पे तो बैठोगे ही ना, तो जब भी बैठो आप पहले अध्यादेश पे बात करो और इसको क्लियर करो कि भाई इसको व्यवस्था में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हालांकि इस 6 महीने के फेज के दौरान राष्ट्रपति अगर चाहे तो खुद भी इसको वापस ले सकते हैं, वो भी उनकी स्थिति है। तो अनुच्छेद 123 का इस्तेमाल करके अध्यादेश जारी करके फिलहाल संख्याओं को बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काम किया है और 33 को अब 37 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। टोटल स्वीकृत संख्या 38 हो जाएगी विद CJI। एंड इस दौरान इस अध्यादेश के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण जगहों पर संशोधन भी हो रहा है। तो देखिए एक 1956 का कानून है और 1956 का कानून कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1956। इस अधिनियम की धारा 2 है और धारा 2 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। तो पिछली बार इसमें संशोधन 2019 में किया गया था, जिस समय न्यायाधीशों की संख्या को 2 बढ़ाया गया था और उस समय संशोधन करके स्थापित कर दिया गया था कि अब 33 न्यायाधीश होंगे +1। लेकिन अब फिलहाल उसी जगह जहां पर 33 लिखा गया है उसे संशोधित करके अब 37 कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और संशोधन है और वो संशोधन है संविधान के अनुच्छेद 124(1) में, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात, संरचना की बात करता है। ऐसे में यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए अनुच्छेद 124(1) में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33+1 होगी और जिसको बदल के अब 37+1 कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ 2 जगहों पर संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की संरचना को अब बदलाव दिया जा रहा है। सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक प्रश्न यह है कि सरकार अध्यादेश ही क्यों लेगी। तो देखिए एक कारण मैंने आपको बता ही दिया था कि देखिए क्योंकि अभी संसद का सेशन नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाना होगा। बट दूसरी चीज ये भी है कि मन में आ रहा होगा कि इतनी भी क्या जल्दी है कि अब अचानक से अध्यादेश लाकर ही काम करना है, क्यों बिल लाने का इंतजार नहीं कर सकते। तो देखिए दरअसल लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे में संवैधानिक पीठों के गठन में सुप्रीम कोर्ट को हो रही है बहुत कठिनाई। तो खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से मांग की है कि आप अतिरिक्त न्यायाधीशों को जोड़ दीजिए। अब इस दौरान यहाँ पर मांग सरकार से इसलिए की गई है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 124 यह कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो जब उचित समझे तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से CJI ने कहा सरकार से कि आप बढ़ाइए और सरकार ने एक्शन लिया और तेजी से काम किया।
और अभी फिलहाल कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी दिक्कत है इसके सामने लंबित मामलों का संकट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी 92,000 से 93,000 तक की संख्या मानी जा रही है कि लंबित केसेस की है। इस दौरान ये जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं इनको निपटाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं पेंडिंग केसों को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो अतिरिक्त जज जुड़ेंगे वो हमें हेल्प कर पाएंगे। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाता है कि वो शॉर्ट ऑफ द नंबर्स पे अभी काम कर रहा है, तो ऐसे में 4 संख्या बढ़ाने से थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा। वही दूसरी दिक्कत संवैधानिक पीठों की गठन में कमी है। तो संवैधानिक पीठ बनती है सामान्यतः 5 या उससे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या से। अब ऑलरेडी न्यायाधीश शॉर्ट है तो वहां भी इनको परेशानी है। वही न्याय तक त्वरित पहुंच नहीं हो पा रही है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब यहाँ पर ऑलरेडी जजेस कम है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यायाधीशों को बढ़ाने से माना जा रहा है कि तेजी से न्याय भी सुनिश्चित हो पाएगा। और अब इसी के साथ एक बड़ी समस्या यह भी है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि आंशिक कार्य दिवस भी शुरू होने वाले हैं, और ऐसे में मामले तो आते ही रहेंगे। तो वहां पर यह समझा जा रहा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि पेंडिंग केसेस की संख्या 6 डिजिट में पहुंच जाए, यानी कि लाख से भी पार कर जाए, तो ये और जटिल चुनौती हो जाएगी। तो उसको भी ये रोकना चाहते हैं, इसीलिए सारे काम किए गए। हालांकि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का काम कोई पहली बार नहीं किया गया, पहले भी होता रहा है। जिस समय सन 1950 में सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र भारत में स्वीकार किया गया था, उस समय शुरुआती स्थिति इसकी 7+1 जजेस की थी, यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश थे जो काम संभाला करते थे। बट थोड़े समय के बाद 6 साल बाद महसूस होने लगा कि 8 की संख्या बहुत कम है, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को 10+1 का रूप दिया गया, यानी कि टोटल 11 न्यायाधीश कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर दोबारा 4 साल बाद महसूस हुआ कि ये संख्या भी कम है, तो 2060 में 13+1 का सिस्टम दे दिया गया, और यह कहा गया कि भाई अभी ये ठीक काम करेगा। बट फिर 17 सालों तक ठीक चलता रहा, 1977 में फिर 17+1 किया गया, यानी कि धीरे धीरे संख्या बढ़ाई गई। पहले 3 बढ़ाई गई, फिर 3 बढ़ाई गई, फिर 4 बढ़ाई गई 1977 में, और फिर इसके बाद 1986 में यहाँ पर संख्या में सीधा 8 बढ़ा दिया गया, और इस दौरान 25+1 हमारे सामने आती है। फिर 2009 तक चीजें स्टेबल नहीं, 2009 में 30+1 किया गया, और 2019 में 33+1 कर दिया गया, और अब जो सबसे लेटेस्ट संशोधन है उसके माध्यम से 2026 में 37+1 करने का काम कर रहे हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार चल रहा है। और कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट 8 न्यायाधीशों की संख्या से बढ़ते बढ़ते आज 38 न्यायाधीशों तक पहुंच चुका है। ये एक बड़ा परिवर्तन है जो समय के साथ हम लोगों ने देखा है, और वैसे भी समय के साथ बदलाव होते रहना ये भी जरूरी चीज है। एक दूसरी बड़ी चीज, और अभी जैसे कि आपको बताया कि भाई बहुत ज्यादा पेंडेंसी चल रही है, और दूसरी तरफ न्यायाधीशों के पद खाली हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी स्ट्रगल कर रहा है कि ऑलरेडी बहुत जो जजेस रिटायर होते जा रहे हैं उनके पदों पर नई नियुक्ति नहीं हो रही है। जैसे कि ऑलरेडी पिछले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई नवंबर 2025 में रिटायर हो चुके हैं, बट अब तक इनके पद पर कोई भी नया व्यक्ति नहीं आया। कॉलेजियम की कमी है, कॉलेजियम को अब तक इस पद पर एक नया व्यक्ति नियुक्त कर देना चाहिए था, लेकिन नवंबर 2025 से मई 2025 आ चुका, अब तक यहाँ पे कोई नया व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया। दूसरी तरफ अप्रैल 2026 में ही न्यायमूर्ति राजेश बिंदल भी रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में इनके भी पद खाली है। और अभी जून का महीना शुरू होने वाला है, और जून का महीना शुरू होते ही 6 जून को पहले न्यायमूर्ति पंकज मित्तल रिटायर हो जाएंगे, फिर 28 जून को न्यायमूर्ति JK महेश्वरी रिटायर हो जाएंगे। तो अगले महीने टोटल ये 4 वैकेंसी हम देख रहे हैं, इनको फिल नहीं किया जाता तो ये 4 वैकेंसी रहेगी ही रहेगी, और साथ ही नए 4 न्यायाधीश और जोड़ दिए गए, तो ऐसे में टोटल वैकेंसी हो गई है 8। और अगर मान लो कि उसके बावजूद भी चीजें डिले चलती हैं, तो अगस्त में 28 को रिटायर होने वाले हैं न्यायमूर्ति संजय करोल, और फिर 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। और खुद वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत है वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले, क्योंकि 2027 में फरवरी में उनका रिटायरमेंट का टाइम भी आने वाला है। तो इस दौरान यह भी एक दिक्कत वाली बात है। तो समय के अनुसार जैसे जैसे न्यायमूर्ति रिटायर होते जा रहे हैं, नए न्यायमूर्ति टाइमली आते रहे, कॉलेजियम रिकमेंड करती रहे, तो चीजें सुधरती रहेंगी, अच्छी चलती रहेंगी। एंड बड़ी चीज ये है कि जब आप निचली अदालत यानी कि अगर आप जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश लेकर के आओगे, तो हाई कोर्ट की वैकेंसी बनेगी, जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्यायाधीशों को लेकर के आ सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बनी वैकेंसी के लिए आप नीचे से लोगों को लाओगे, तो कुछ नए लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे। तो नए लोगों के लिए आप मौकों को रोक रहे हो अगर आप यहाँ पर नियुक्तियां नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक संरचनात्मक समस्या है। और ऐसे में ये बात समझ लीजिए कि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा लेना एकमात्र समाधान नहीं है, क्योंकि और भी स्तर है जहां पर आपको काम करने पड़ेंगे। क्योंकि केवल संख्याएं बढ़ा लेने सब कुछ नहीं हो जाएगा। ऑलरेडी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डिजिटलाइज चीजें हो चुकी हैं, ऐसे में लोड ज्यादा है। तो जरूरी है कि समय अनुरूप आप नियुक्तियां भी करें और मामलों को निपटाए भी सुनवाई करते हुए, अदरवाइज पेंडेंसी तो बनी ही रहेगी। और न्यायिक सुधारों की व्यापक आवश्यकता है, उस पर भी काम किया जाए, ताकि तेजी से हमारी जो न्यायपालिका है वो दबे हुए मामलों के बोझ से मुक्त हो सके। यही चीजें फिलहाल आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। बट कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इस तरह के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जानने, समझने, देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, क्योंकि हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदी में करते हैं और इस दौरान एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं।
केवल इतना ही नहीं, आप जुड़ सकते हैं हमारे नए बैच में जो शुरू हो रहा है 20 मई से। और इस दौरान अगर आप KL लाइव कोड यूज करते हैं तो यही कोड है जो आपको बेस्ट डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ ही आपकी पूरी फी रिफंड भी करा देगा अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा कोई 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप एंड फी रिफंड, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे सारे मौके आपको मिलते हैं हमारे स्टडी IQ के खास बैचेस में जुड़ करके। तो जुड़िए KL लाइव कोड यूज करके। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी, यहाँ भी सब जगह पे मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहता हूँ। एंड क्लास की PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो फिलहाल बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी IQ और मेरे साथ। हाँ, बाकी होगी मुलाकात आने वाले सेशन में, तब तक सेशन को कीजिए शेयर। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।